विज्ञान पक्षपाती नहीं हो सकता। जी। विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो गया है ब्राह्मण विदेशी है, विदेशी है, ये फाइनल हो गया है। अब इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं है। दूसरी बात, आदिवासियों को वो आने वाली सेंसस में हिंदू लिखवाना चाहते हैं जी, मगर भारत में संगठित रूप से आदिवासी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अरे देश भर में विरोध करना शुरू कर दिया है जी। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा, जिनका संगठन 22 राज्यों में है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि किसी भी हालत में आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए उनका विरोध है। उनका यह कहना है कि अगर आदिवासियों को हिंदू लिख दिया जाए तो आदिवासियों के नाम पर उन लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे जी। और वो खत्म करने के लिए हिंदू लिखवाना चाहते हैं। ये जानकारी उनको हो गई है, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और सारे दुनिया के लोगों को ये जानकारी मैं इसके आधार पर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। प्रोफेसर विलास जी, आपने जो डीएनए की रिसर्च, इस संदर्भ में मैं एक बात जोड़कर बताना चाहता हूं कि एक मिनट होल्ड रखना जी। जी हाँ जी, बोलिए जी। आदिवासियों को अब विदेशी ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये ब्राह्मण एक षड्यंत्रकारी जमात है। उनके लिए ब्राह्मणों के ही कुछ रिसर्च खतरे में डाल रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ज्ञानेश्वर चौबे और लखनऊ का है नीरज रॉय जी। ये दोनों आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और वो जाति से ब्राह्मण हैं। ये लोग बीएचयू में चर्चा सत्र लिया और वहां कहा कि ब्राह्मण विदेशी है जी। अभी हाल ही में आदिवासी विदेशी है और हाल ही में एक अखबार में खबर आई कि ज्ञानेश्वर चौबे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण देशी है और आदिवासी विदेशी है। आगे जाकर वो खबर में ये जानकारी दी गई कि संथाल और मुंडा ये लोग विदेशी है और वो भारत में आए थे। मैं ये आपके शो के जरिए से जानकारी देना चाहता हूं आदिवासी लोगों को भी और तमाम मूल निवासी बहुजन लोगों को भी कि ज्ञानेश्वर चौबे के साथ हमारी डिबेट करवाई जाए किसी स्टेज पर या किसी टीवी चैनल पर। मैं इधर आपकी इस बात में अभी ऐड करना चाहता हूं कि अगर वो सज्जन चाहें तो हमारी ओर से सिंहनाद से हम उन्हें ओपन इनविटेशन देते हैं, आपको भी ले आएंगे और वो भी आएंगे और दोनों को हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। अगर चाहें तो हमें मैसेज कर बता सकते हैं, हम उन्हें अरेंज करेंगे इधर लाने के लिए। जी, मैं बहुत एक वैल्यूबल जानकारी बता रहा हूं कि ज्ञानेश्वर चौबे को आदिवासियों को विदेशी कहने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका मूल कारण है कि 15 जून 2006 को जी बीएमसी जीनोमिक्स नामक पत्रिका में थंगराज और ज्ञानेश्वर चौबे ने एक रिसर्च पब्लिश किया डीएनए के ऊपर। उसका टाइटल था इन सिटू ओरिजिन ऑफ डीप रूटिंग लाइनिंग्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल माइक्रो हैप्लोग्रुप यम इन इंडिया। ये 15 जून 2006 को ज्ञानेश्वर चौबे के नेतृत्व में रिसर्च हुआ। ये रिसर्च कहता है कि ब्राह्मणों का जो डीएनए है R1A1 है। ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो R1A1 है और भारतीय लोगों का आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट जिसे SC ST OBC कहते हैं जी, नॉट ओनली आदिवासी और आदिवासी के अलावा जो जातियों में बटे बैकवर्ड कास्ट है, इन लोगों का डीएनए जिसको उन्होंने कहा M हैप्लोग्रुप L3, इन लोगों का डीएनए आपस में मिलता है। 2006 में ज्ञानेश्वर चौबे
अपने रिसर्च में बता रहे हैं कि आदिवासी लोगों का डीएनए 60% है। मुझे बताओ 60% आदिवासी कहां से हुए हैं? आदिवासी तो 8% है। तो SC ST OBC और आदिवासियों का डीएनए मिलाकर वो कह रहे हैं कि इनका डीएनए 100% मैच होता है। ब्राह्मणों का डीएनए आदिवासी और SC और बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के साथ भी मैच नहीं होता। ये उनका डीएनए 2006 का था जी। उनका डीएनए और एक पब्लिश हुआ। उनका एक डीएनए और एक पब्लिश हुआ जो बहुत मायने रखता है। ज्ञानेश्वर चौबे इसके मेंबर है। ये डीएनए 7 अगस्त 2006 को पब्लिश हुआ। ये भी BMC जेनेटिक्स नामक जर्नल में इनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ। उसका रिपोर्ट का टाइटल है जेनेटिक एफिनिटीज अमंग द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इन्फेरेंस फ्रॉम Y क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि भारत में जो हैप्लो ग्रुप है M89, M52 और M95, ये M ग्रुप जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट के अंदर मिलता है और अपर कास्ट जो ब्राह्मण है इनके अंदर ये डीएनए नहीं मिलता। और भारत की जो आबादी है वो सारी बैकवर्ड कास्ट और आदिवासी एक ही जेनेटिक की है जी, एक ही वंश की है। तो ब्राह्मण चौबे को हमारी चुनौती है कि तू अखबार में लिख रहा है, तुम्हारा जो डीएनए रिसर्च बता रहा है आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट एक ही डीएनए के लोग हैं और उनका डीएनए ब्राह्मणों से नहीं मिलता, ब्राह्मण विदेशी है, तुम्हारा रिसर्च कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत के लिए जैसे शिंदे को युद्ध किया मगर चौबे उनके लिए रोड़ा बन गए कि चौबे का जो रिसर्च हुआ वो इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुआ और चौबे ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे और आदिवासियों को मूल निवासी बता रहे। चौबे अपना रिसर्च पहले रिजेक्ट करके बताए और नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे शिंदे को मीडिया के सामने भोंकने के लिए कह रहे हैं उसी तरह चौबे को भी भोंकने के लिए कह रहे हैं। ये BHU में प्रोफेसर रहने के लायक भी नहीं है। वो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं और केवल आदिवासी इसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि भारत के तमाम बैकवर्ड कास्ट माइनॉरिटीज लोग तमाम लोग इस बात का विरोध करेंगे। जी वामन जी, आपसे सवाल है, जो डीएनए के सामने ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्रवाद है वो टिक पाएगा? क्योंकि राष्ट्रवाद का एक छिलावा जो सरदार जी आपको एक अनुरोध है जी, ब्राह्मणों को आप हिंदू मत कहिए। नहीं मैं आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही कहिए जी, लेकिन वो जो छिलावा है, मैं आपके जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो एक हिंदू राष्ट्रवाद का छिलावा है जो वो पेश कर रहे हैं। हाँ, मैं वही समझाना चाहता हूं जी। मेरे कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब उसके पीछे उनका मकसद है कि हिंदू शब्द के पीछे ब्राह्मण शब्द को छुपाया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने वहां पर ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा है। कबीर जी ने कहा है, रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा है। तो ब्राह्मण को इस बात का डर लगता है सरदार जी कि ब्राह्मण के नाम पर कोई अच्छी बात निर्माण नहीं की जा सकती। तो इसलिए ब्राह्मणों ने अपने आप को छुपाने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग किया, छुपाने के लिए। यदि हम लोग भी हिंदू शब्द का उपयोग करेंगे, हम ब्राह्मणों को छुपाने का अवसर देंगे, मौका देंगे। हमको ब्राह्मण को छुपाने का अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि ब्राह्मण को दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, इसको मैं आपके सामने सबूत के साथ एक बात बताता हूं। आज के तारीख में
भारत में आज के तारीख में भारत में विधायिका पर भारत के संसद में 450 सीटों पर जी 450 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। उनकी नेशनल लेवल की 5 पार्टियां हैं और नेशनल लेवल की पार्टियों के 450 के लगभग मेंबर है। भारत के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, विधायिका पर कब्जा किया है। कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS अधिकारी 80% है और न्यायपालिका में 97% है और मीडिया में 97% है। तो ये डेमोक्रेसी पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है और देश पर कब्जा कर लिया है जी। कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया है। ये भारत के लोगों को मालूम ना हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्रवाद कह रहे हैं। यही मेरा सवाल था कि ये जो छलावा है, राष्ट्रवाद का छलावा है, ये टिक पाएगा उनका? जी, एक छलावा है, वो ब्राह्मणों का जो कंट्रोल है सारे देश भर में, उसको छुपाना चाहते हैं और भारत की प्रजा को जानकारी होने देना नहीं चाहते। बिल्कुल। प्रोफेसर विलास जी, इसलिए हम लोगों को इस छलावा को दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए सबूतों के साथ। जी, मैं कोई भी बात बगैर सबूत के बोलने का आदी नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट और फिगर्स नहीं है तो जो बोलेंगे वो बात कच्ची हो जाएगी। इसीलिए जो भी हम बोले जी, सरदार जी, सोशल मीडिया में RSS के लोग मुझे सबसे ज्यादा गाली देते हैं जी। इधर भी ऐसे यही हालात है, सभी और ऐसे चल रहा है। जो ब्राह्मण को एक्सपोज करेंगे गाली मिलेंगी, प्रसाद है जी। जी, वो गाली क्यों देते हैं? क्योंकि मैं हर बात सबूत के साथ बोलता हूं और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है तो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने पंडितों को कहा, ब्राह्मणों को कहा, अरे भाई तुम तो अपने आप को पंडित कहते हो, विद्वान कहते हो, गाली क्यों दे रहे हो? क्या तुम गाली हम लोगों से सीखकर गाली दे रहे हो तो क्या तुम हमारी संतान हो, हमारी औलाद हो, नाजायज औलाद हो क्या हमारी जी? हमारी गालियां तुम दे रहे हो? तुम तो ये गालियां नहीं बकते हो। अगर तुम हमारे तरह गाली बकते हो तो क्या तुम लोग हमारी नाजायज औलाद हो? हमारी गालियां बक रहे हो। बिल्कुल। ये जो ब्राह्मण का टूल है, जो भी विद्रोह करेगा, जो इनकलाबी सुर रखता है, जो रेवोल्यूशनरी माइंड रखता है, जब पीछे जाते हैं तो वो राक्षस हो जाते थे, आज के समय में आते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं, वक्फवादी हो जाते हैं, फिरका प्रस्त हो जाते हैं। आज के समय की केवल जो वोकैबुलरी है वो चेंज हुई है, लेकिन भावना जो है आज भी वही है। प्रोफेसर विलास खरात जी, आपके पास एक मेरा सवाल है। आप जो DNA पर जो आपने रिसर्च किताब लिखी है, जिसमें ब्राह्मणों के विदेशी होने के साथ साथ आपने उन्हें बहुत क्रूर, जंगली बताया है कि वो जंगली हैं, बहुत क्रूर हैं। स्पष्ट करेंगे, हमें थोड़ा और खोल कर बताएंगे भी कैसे आप महसूस करते हैं वो एक जंगली हैं, अत्याचारी हैं, क्रूर हैं? थोड़ा और खोल कर बताएं जी। ब्रिटिश काल में सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया और दुनिया के लोगों का आकर्षण उसकी ओर बढ़ा। ब्रिटिश लोग चले गए और उसके बाद भारत सरकार ने सर मॉर्टिमर व्हीलर को दोबारा उस इलाके का उत्खनन करने के लिए बुलाया जी। सर मॉर्टिमर व्हीलर बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर है और आर्कोलॉजिस्ट है। इन्होंने वहां उत्खनन किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो भारत सरकार ने पब्लिश किया उसमें ये लिखा है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर मैंने कई खुदाई की। एक जगह उन्होंने ये कहा कि मुझे 14 डेड बॉडीज मिली
कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ नौजवान हैं, और उनके सर पर कुल्हाड़ी के और हथियार के निशान पाए गए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि इंडस सिविलाइजेशन अपने आप खत्म नहीं हुई, बल्कि ये ब्राह्मणों के आक्रमण से खत्म हुई। और ऋग्वेद में बाजाबता इसके दस्तावेजी प्रमाण मिलते हैं। इंद्र को तो उन्होंने पुरंदर कहा, यानी पुरों को नष्ट करने वाला। ये मार्टिमर व्हीलर की बात हुई। फॉरेन में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में डिबेट चल रहा था कई सालों से। वहां कुछ कंकालें मिली तो आर्कोलॉजिस्ट लोग अपने मन से उसका अर्थ निकाल रहे थे, मगर डीएनए साइंस ने उस विवाद में एंट्री किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि यूरोपियन कंट्रीज में जो एक कल्चर था स्टोन हेंगे, डिस्कवरी। जी आपकी आवाज उधर से बंद हो गई है। हाँ जी, चलो जब तक वो वापस आते हैं प्रोफेसर विलास जी, तो वामन जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तब तक हमें उन्हें वापस ले लेंगे। उनकी कोई टेक्निकल इशू आ गया उधर से। लाइट थे जी, अभी ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ ठीक है, प्लीज बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। स्टोन हेंगे नामक कल्चर है यूरोप कंट्रीज में, वहां कई सारे कंकाल मिले जिसके ऊपर डिबेट चल रहा था जी। अब उस पर डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने फाइनल कर दिया। और मैं आपको सबूत के आधार पर बता रहा हूं, पोलिस बारास ने 30 मार्च 2019 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और जिसका हेडिंग है कि ये ब्राह्मणों के पुरखों का नाम है यामनिया। ये जो ब्राह्मण है जहां से आए, उनके उस देश के रहने वाले लोगों का नाम है यामनिया। इतिहास में बेहद जालिम, बेरहम, जंगली और हिंसक लोग हैं ये लोग। इन्होंने जो 5000 साल पुराना जो कल्चर डेवलप हो रहा था स्टोन हेंगे, उसको नष्ट किया जी। तो भारत में भी उन्होंने हिंसा के जरिए से अपना वर्चस्व स्थापित किया है। अब डीएनए ब्राह्मणों के हिंसक चरित्र को उजागर कर रहा है। आजाद भारत में 70 साल में 65,000 फसाद किए गए। सिखों को मारा गया जी, मुसलमानों को मारा गया, बैकवर्ड कास्ट को मारा गया। तो ब्राह्मणों का हिंसक चरित्र है, वो असभ्य है, जंगली है। ब्राह्मणों में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे ब्राह्मणों में एक भी वॉल्टियर पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मण कोई क्रांतिकारी जमात नहीं है, उन्होंने एक भी सभ्यता का निर्माण नहीं किया। उनमें कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए, बल्कि उनमें आतंकवादी पैदा हुए। यही बात है। मैं एक और छोटा सा सवाल है, आप अगर उसे भी कवर कर दें कि जो डीएनए संशोधन है, इससे जो ब्राह्मणों की ये जो वैदिक धर्म, इनकी जो संस्कृति है, इसका क्या करेंगे जी? बड़ी बड़ी बातें होती है जी, हमारा वैदिक धर्म, हमारी संस्कृति, अगर ये विदेशी साबित हो जाते हैं तो ये संस्कृति कहां से आएगी? फिर जो संस्कृति अपने आप विदेशी हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इसमें जी? ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, उसी तरह उनका धर्म जो है, जिसका नाम वैदिक धर्म है या ब्राह्मणी धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। ये तो अभी उन्होंने धारण किया हुआ एक चोला है। जैसे ब्राह्मण विदेशी है, उसी तरह उनका धर्म भी विदेशी है। और इसके लिए मैं वैज्ञानिक आधार भी आपको देना चाहता हूं जी, दीजिए। सन दिसंबर 2017 में मरीना डिसिल्वा और उनके सहकारियों का एक रिसर्च बीएमसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसका हेडिंग है द जेनेटिक क्रोनोलॉजी फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉइंट्स द हेवीली सेक्स बेस्ड डिसअपीयरेंस। कि वेस्ट यूरेशियन लोग हिंसक कम्युनिटी के हैं जी, और वो जत्थे से भारत में आए, और वो केवल पुरुष लोग भारत में आए थे, औरत लेकर नहीं आए थे। और उन्होंने यहां आकर वर्ना सिस्टम
जैसी क्लास शुरू कर दिए, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। और इस रिसर्च में ये भी लिखा गया है कि ब्राह्मणों की भाषा भारतीय भाषा से नहीं मिलती है। ब्राह्मणों का कल्चर और यहाँ के जो नेटिव लोग हैं इनका कल्चर मैच नहीं होता है जी। तो डीएनए कह रहा है, ये तो विश्लेषण करने की बात अगर हम करें तो ज्योतिबा फुले ने उस समय कहा था इनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा इनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं है। गुरु नानक जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, जितने भी हमारे पुरखे हुए उन्होंने इसी आधार पर कहा कि हमारा और इनका धर्म एक नहीं है। मगर अभी डीएनए कह रहा है कि ब्राह्मण विदेशी है, उनका धर्म भी विदेशी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है उन्होंने वर्णा सिस्टम उधर से लाया। इंडिया में कोई वर्णा सिस्टम नहीं था, ये लोग विदेशी है, विदेशी है और ये साइंटिफिक प्रूव हो गया। जी जी जी। उधर मुझे लगता है वामन जी की जो लाइट जो है वो ब्रेकडाउन हो गई है, पावर ब्रेकडाउन है। तो वामन जी आपको बात सुन रही है मेरी? जी एक मिनट में लाइट चालू करती हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं तब तक मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे पूछो। जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो अमेंडमेंट 2001 संशोधन 2001 में ही दुनिया को पता चला था कि ब्राह्मण विदेशी हैं, तो भारत के ब्राह्मणों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उनका क्या रवैया था, क्या रिएक्शन था, और आज ये क्या रिएक्शन दे रहे हैं? क्या जब से रिपोर्ट लागू हुई है और आज तक जो इनका रिएक्शन था, इसमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर आपको दिखाई दिया? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ही डॉक्टर माइकल बामशात का डीएनए रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश हुआ जी, भारत के ब्राह्मण बनिया मीडिया ने उसको रीजनल लैंग्वेज में प्रकाशित नहीं किया, केवल मात्र टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ और अंग्रेजी में हुआ। ब्राह्मणों को संदेश मिला जी। तो इसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यह है ब्राह्मणों की कि सन 2001 के बाद पूरे देश भर में ब्राह्मणों ने, और वो भी आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मणों ने, भारत में अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट किए। जी, मैं डीएनए के मुद्दे को ब्राह्मणी आतंकवाद के साथ जोड़कर देख रहा हूं। ब्राह्मणिकल टेररिज्म डेवलप हुआ जी, और पूरे देश भर में बम ब्लास्ट किए गए। 2001 के बाद ही बड़े पैमाने पर अलग अलग सेंटर पर बम ब्लास्ट किए, मुसलमानों का नाम लिया गया, बेकसूर मुसलमानों को ठुसाया गया। अब आप कहोगे कि इसका कोई प्रमाण हो, या दुश्मन जो है वो भी कहेंगे इसका कोई प्रमाण दो। तो मैं आपके चैनल के थ्रू उसका सबूत देना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का फोन टैपिंग किया गया और प्रज्ञा ठाकुर का फोन टैपिंग किया गया, एटीएस के जरिए से उनके लैपटॉप जब्त किए गए करकरे जी के द्वारा। तो उनके लैपटॉप में लगभग 48 वीडियोस और ऑडियोज सेव थे और उसमें फरीदाबाद 2008 का मीटिंग का स्क्रिप्ट बनाया गया और कोर्ट में चार्जशीट के साथ उसको जोड़ दिया गया। पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब के जरिए से वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमें प्राप्त हुआ। वो मैन्युस्क्रिप्ट यानी गुप्त मीटिंग में डायलॉग हुआ, उसको स्क्रिप्ट बनाया गया जी। फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग हुई, उसमें बीजेपी के एमपी भी वहां उपस्थित थे। उस मीटिंग में मोहन भागवत का भी जिक्र आया। पुरोहित कहता है कि मेरी मोहन भागवत से बात हुई है। पुरोहित कहता है कि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं जी, यानी संघ का डायरेक्ट कनेक्शन था जी। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने उस मीटिंग में एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो डीएनए के साथ जोड़कर देखा जाए तो। जी जी। वो कह रहा है आतंकवादी पुरोहित कह रहा है, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन।
we will fight this constitution, we will fight this nation. बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की है आपने कि जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, जैसे मालेगांव कांड हो, समझौता एक्सप्रेस हो, और ऐसे जितने भी बम कांड हैं, जो हु हंट करकरे किताब है, करकरे का कातिल कौन, उसमें जो MS मुशर्रफ ने बहुत खुलकर ये सारी बात लिखी है भी कैसे ब्राह्मणों ने ये सारे बम ब्लास्ट किए हैं। जी बताइए। उसने कहा कि ये भारत हमारा नहीं है, भारत का संविधान भी हमारा नहीं है, हमें देश के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी, देशद्रोह करना पड़ेगा और संविधान द्रोह करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जो बयान दिया भारत हमारा नहीं है, ये अपने आप एक सबूत है कि ब्राह्मण जैसे एक्सपोज हो गए, ब्राह्मण विदेशी है, ये उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी की है, सबसे प्रतिक्रिया है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है कि ईवीएम घोटाला किया। इस पर मेरे से अच्छा मैं यही सवाल बात करेंगे। जी मैं वामन मेश्राम जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं भी ये जो ईवीएम घोटाला है, वामन जी, ये जो ईवीएम का घोटाला, क्या ये ब्राह्मणों ने इसे प्लान किया है कि जो शासन हमारा वो कंटिन्यू रह सके, हम राज कर सकें मूल निवासियों पर, इसलिए ईवीएम को डिजाइन किया गया, उसमें चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्या ये ईवीएम? जी इंदिरा गांधी मरने के पहले भारत के संसद में कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने अभिषेक मनु संघवी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और कांग्रेस के बड़े नेता है, वो और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और सीताराम येचुरी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जी, ये तीनों ने मिलकर भारत के संसद में ईवीएम लाने का प्रस्ताव पास किया जी। वे तो ब्राह्मणों का ही षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जो है, सबूत के साथ बता रहा हूं कि ये तो ब्राह्मणों ने लाया हुआ है जी। और इस पर सारे देश भर में विरोध होने के बावजूद भी सरकार इसका समर्थन कर रही है, अब कार्यपालिका इसका समर्थन कर रही है, बल्कि अमल कर रही है, न्यायपालिका इसका अमल कर रही है, मीडिया इसका समर्थन कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, मगर इंडिया में जहां की प्रजा वो अभी भी टेक्नोलॉजी के बारे में 90% लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हाँ बिल्कुल। जब 90% लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे देश में ईवीएम लाने का क्या मतलब है? बहुत बड़ा सवाल है जेपी। जहां टेक्नोलॉजी की लैकिंग है उधर ईवीएम का मसला क्या, जो रद्द हो चुका है बाहर फॉरेन कंट्रीज में। जी हाँ, दूसरी बात 8 अक्टूबर 2013 को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट ये था कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। बिल्कुल तो सही बात। ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया जी, और चुनाव आयोग को कहा कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, ईवीएम मशीन निर्दोष है, इसे सिद्ध करो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अवसर दिया ईवीएम मशीन निर्दोष है इसको सिद्ध करने के लिए जी, मगर चुनाव आयोग
ईवीएम मशीन निर्दोष है, वो नॉन फॉल्टी है। जी आप कैरी ऑन कीजिए। जी सरदार जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए अभी। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने जजमेंट में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। जी ये ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को, और उससे निकलने वाले कागज की गिनती करने का आदेश दिया। मगर चुनाव आयोग अभी तक पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज की गिनती नहीं कर रहा है। ये इस बात का सबूत है, और मैं कोर्ट में केस लेकर गया। मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया, 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन 100% लगाई जाएगी। लगाई गई जी, मगर पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज की गिनती नहीं की गई। कागज की गिनती होती तो इनका घोटाला ईवीएम का पकड़ा जाता। ये पकड़ में ना आए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम तो ये कहते भाई, आप ईवीएम लगाना चाहते लगाओ, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल तो करो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल तो होना चाहिए। तो ये अभी भी हमारी लड़ाई जारी है, और ईवीएम मशीन पर मैं भारत बंद का कुछ दिन में ऐलान करने वाला हूं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की है। घोषित करने वाला हूं। जी, ये आंदोलन होना चाहिए। ये जो ईवीएम मशीन है, जो पुरातन रवायतों में, जब हम पुरानी बातें करते हैं, बहुत समय पूर्व जब हम बात करते हैं कि जैसे एक पार्स होता था, वो लोहे को सोना बनाता था। ये ईवीएम मशीन ब्राह्मण का पार्स है, ये मर भी रहा होगा तो फिर इसे सोना बना देगा। जो ब्राह्मण का राज भारत पर स्थापित हुआ, उसमें मेजर रोल ईवीएम मशीन का है। जी, सो ईवीएम शुड बी बैंड, बैन ईवीएम, ये नारा सारे भारत में लगना चाहिए। अगर जिसे हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और लोकतंत्र शाही कहते हैं, अगर उसे रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जो ईवीएम है ये ब्राह्मण का बड़ा टूल है अपने आप को पावर में रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि जितना भी जुल्म आज सरकारी तंत्र की ओर से हो रहा है, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से ये जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का मसला हो। कॉन्फिडेंस क्यों है उन्हें, क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं वो कॉन्फिडेंट इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास वो जो यंत्र है, वो जो जादू की छड़ी है ईवीएम, वो है, वो वापस आएंगे। हम जितना चाहे जोर लगा लें, अगर ईवीएम रहेगी तो ब्राह्मण शासन में रहेगा। जी सरदार जी, जी 1 घंटे का समय मैंने दिया था, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। जी, अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। सवाल आप से बात करिए। जी जी, अब मैं विलास से बात करता हूं। अगर जाना चाहे तो मेरे सवाल अभी हैं, अभी हमने कॉल्स वगैरह भी खोलनी, आप देखते रहिए प्रोग्राम, कोई बात नहीं। तो समय हमारा जितना भी समय है ये भारत का है। हम